हमने पिछली वीडियो में भारत के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स को जाना। उन फैक्ट्स को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या भारत के जो अधिकार हैं वो भारत की जो लैंड बाउंड्री है जहां तक वहीं तक सीमित हैं, या भारत के अधिकार क्षेत्र जो हैं उसके पास में पड़ने वाले जल क्षेत्र में भी हैं। तो हमारा टॉपिक हो जाता है भारत का जल क्षेत्र। इसका समाधान करता है यूएन की एक ट्रीटी जिसका नाम है यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। आइए उनको जानते हैं। मेरा नाम है अमित कुमार और केजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए इस समस्या को समझते हैं और इसके समाधान को जो यूएन क्लॉज हमें बताता है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जब हम किसी भी कंट्री की बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली बाउंड्री जो है, जिस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं बाउंड्री की, बेसिकली नेचुरली फॉर्म में इस तरीके से बाउंड्री नहीं होती है। बाउंड्री जो है वो बड़ी कटी फटी होती है। ऐसे में जब हम मेजरमेंट करेंगे जल में कि कहां तक कितना जल क्षेत्र आता है भारत के अधिकार में, तो उसका फिर हम मेजरमेंट कैसे करेंगे उस कटी फटी संरचना से। अब हम मान लें कि ये भारत है, ये तो सीधी लाइन है, हम यहां से चीजों को मेजर कर सकते हैं, बट नेचुरली फॉर्म में तो भारत इस तरीके से रहा होगा। अब बताइए हम भारत का मेजरमेंट जो है उसके जल क्षेत्र का मेजरमेंट यहां से करें कि यहां से करें, ये दो तो सवाल बनते हैं। इस समस्या का भी समाधान किया गया कि यहां पे एक बेसलाइन बना दी गई ताकि ना इधर की बात हो ना उधर की। इस बेसलाइन से हम क्या करेंगे, अब चीजों को मेजर कर रहे होंगे। बेसलाइन बनाई, मैंने कहा एक बेसलाइन बना दी गई और यहां पे ये बेसलाइन आपको दिखाई दे रही है, जो ये ब्लैक कलर की लाइन है ये बेसलाइन है। अब यहां से स्थलीय सीमा के बाद हम जल क्षेत्र में जो किसी भी कंट्री के पास में, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के पास में जो जल है उसमें भारत के अधिकार कहां तक हैं और उनको क्या नाम दिया गया है, यहां से सवाल बनता है। देखिए बेस लाइन से अगर हम 12 नॉटिकल मील तक जाएं, कहां तक जाना है, 12 नॉटिकल मील तक। आपको यहां पे एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब भी हम समुद्री दूरी को मापते हैं तो उसको हम किलोमीटर के बजाय नॉटिकल मील में मापते हैं। तो इसलिए हम हर डिजिट के बाद में क्या लिखेंगे, नॉटिकल मील में। मैं बताता चलूं आपको कि एक नॉटिकल मील जो होता है वो लगभग 1.85 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यूएन क्लॉज तो इसको नॉटिकल मील में देता है। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसको नाम दिया जाता है टेरिटोरियल सी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक जल। क्या नाम देते हैं, प्रादेशिक जल। यहां से सीधा सवाल पूछेगा कि जो आपका प्रादेशिक जल है उसका विस्तार बेस लाइन से आधार रेखा से कहां तक है, तो आप बताएंगे 12 नॉटिकल मील तक। चलिए दूसरा कहता है कि इसी बेस लाइन से अगर हम 24 नॉटिकल मील तक बढ़ जाएं समुद्री क्षेत्र में, इसी बेस लाइन से अगर हम 24 नॉटिकल मील तक समुद्री क्षेत्र में बढ़ जाएं तो उसको नाम दिया गया कॉन्टिगुअस जोन। ये इसके बाद वाला क्षेत्र है इसलिए इसको नाम दिया गया कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस नाम से आपको शायद क्लियर ना हो, बट इसका जो हिंदी वर्जन है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी में कॉन्टिगुअस को कहते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न का मतलब होता है किसी चीज से अटैच्ड एरिया। तो पहला हमने देख लिया प्रादेशिक जल है, उसी प्रादेशिक से लगा हुआ आगे का 12 नॉटिकल मील का जो एरिया है उसको क्या नाम दिया गया, कॉन्टिगुअस जोन कहा गया, संलग्न क्षेत्र कहा गया। इसकी आधार रेखा से कितनी डिस्टेंस है ये आपसे पूछेगा और उसको आपको बता देना है कि ये डिस्टेंस कितना है, 24 नॉटिकल मील की डिस्टेंस है। इसी आधार रेखा से अगर हम 200 नॉटिकल मील तक का डिस्टेंस कवर कर लें, कहां तक का, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का डिस्टेंस कवर कर लें, तो उसको यूएन क्लॉज कहता है कि वहां तक उस क्षेत्र का, उस देश का क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि वो हो जाएगा EEZ, जिसको हिंदी में कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, हिंदी में उसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब ये जो मैंने आपको बताया, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील और बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक, तीन नाम हमने जान लिए। इन तीन के तीन क्षेत्रों में, इन डिस्टेंस में जो तीन नाम हैं, इनमें भारत को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि अधिकारों की इंटेंसिटी में फर्क है। कहीं पर भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, यानी उसकी संप्रभुता एज इट इज बनी हुई है, जिस प्रकार भारत की संप्रभुता भारत की स्थलीय सीमा में बनी हुई है। इसी के बाद जो संलग्न क्षेत्र है वहां पर संप्रभुता में कुछ थोड़ा सा कमी है, और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वहां पर अधिकार थोड़े से और कम है। उनको यहां पे सवाल पूछ सकता है आपसे कि बताइए, किसी भी कंट्री को अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछेगा तो पूछ सकता है कि बताइए
भारत को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है या फिर कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक जो प्रादेशिक जल सीमा है, जिसको टेरिटोरियल सी के नाम से जाना गया है, जो 12 नॉटिकल मील तक है, वहां तक जो भारत को अधिकार प्राप्त है वो संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, यानी वहां तक भारत को पूर्ण संप्रभुता मिली हुई है, सॉवरेनिटी एज इट इज है, जिस प्रकार भारत को अपनी लैंड बाउंड्री में है। वही अधिकार हैं जो भारत को अपनी जमीन पर है, वही भारत को उस 12 नॉटिकल मील तक के जल पर है। यानी चाहे वो किसी तरीके का कानून हो, किसी तरीके के संसाधनों का दोहन करना हो, वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो भारत को अपनी लैंड बाउंड्री में है। इसके बाद प्रादेशिक जल सीमा से आगे आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक, जिसको हमने क्या नाम दिया, संलग्न क्षेत्र बताया, कॉन्टिग्युअस जोन कहा। इसमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। भारत को यहां पर राजकोषीय अधिकार प्राप्त है, रेवेन्यू से रिलेटेड अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? सीमा शुल्क ले सकता है यहां पर, इससे संबंधित अधिकार प्राप्त है। अगर प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कोई यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है, वो सरकार यहाँ पे ले सकती है। अप्रवासी कानून अगर किसी तरीके का भारत सरकार को लागू करना है तो वो वाले अधिकार कहां तक प्राप्त हैं? कॉन्टिग्युअस जोन में। इसके बाद है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील की दूरी तक होता है? 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है। यहां पर देखिए भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। यहां पर भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति को, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण को, उनके दोहन को, उनके संरक्षण को और यहां पर उनके अनुसंधान से संबंधित अधिकार भारत को क्या है? प्राप्त हैं। अगर हम बात करें भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, उसका जो एरिया है वो कितने में फैला हुआ है? वो फैला है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो एरिया कितना है? क्योंकि देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल बचती है वो बचती है खनिज संसाधनों को निकालने की। और देखिए सबसे पहले किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधन बड़ा जरूरी है। अगर किसी देश के पास संसाधन है, संसाधन संपन्न कोई देश है, तो फिर देखिए उसकी जीडीपी का आकार बढ़ता है, और जब किसी देश की जीडीपी का आकार बढ़ता है तो फिर वहां पर सामाजिक और राजनीतिक इसकी भी क्या देखने को मिलती है? प्रगति देखने को मिलती है। तो भारत के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, किसका? EEZ का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, जहां से भारत क्या कर सकता है? संसाधनों का दोहन कर सकता है। और याद रखना है करंट में भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है डीप ओशन मिशन, जिसके तहत भारत सरकार जो है गहरे समुद्र में जाकर संसाधनों की खोज कर रही है। और मेनली जिस बात की खोज की जा रही है वो है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स एक इस तरीके का कंपोजिशन का एक मटेरियल है जिसमें कई सारे खनिज एक साथ मिल जाते हैं, और वो भी बहुमूल्य खनिज हैं। ये आपके लिए करंट का टॉपिक है, इसको आप अपने स्तर पर जाके क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। आपको पता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा, उसके लेफ्ट साइड में आपको अरब सागर यानी अरेबियन सी दिखाई देगा। उनमें कुछ द्वीप हैं जो भारत का हिस्सा है। जैसे अगर आप बंगाल की खाड़ी में देखना चाहें तो बंगाल की खाड़ी में मुख्य जो द्वीप रूपी संरचना आपको दिखाई देगी उसका नाम है अंडमान निकोबार। अगर आप इसी तरीके से अरेबियन सी में देखेंगे तो आपको लक्षद्वीप भी दिखाई देगा। इनके अलावा कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं वो हम देख लेते हैं। पर जहां से सवाल बनता है जो हमें पढ़ना चाहिए द्वीप समूह के बारे में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है, उनके जो द्वीप हैं, क्योंकि वो समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो उन ग्रुप्स के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, कौन सा चैनल गुजरता है, वहां पे पीक्स कौन सी है, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की कैपिटल कौन से द्वीप पर अवस्थित है, यहां से सवाल बनाता है। आइए जरा उसको देख लेते हैं। भारत के द्वीप समूह की बात करूं तो मैंने बताया कि एक द्वीप समूह जो है भारत का बंगाल की खाड़ी में मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा अरब सागर में। पहले हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप समूह जो आपको देखने को मिलेगा उसका नाम आप जानते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि कहा जाता है कि अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। बेसिकली हिमालय भारत के उत्तर की तरफ के क्षेत्र को कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, उसी का भारत के थोड़ा सा दक्षिण में आप आएंगे तो म्यांमार में आपको अराकान योमा पर्वत मिलेगा जो हिमालय का ही विस्तार है, और इसी अराकान योमा का दक्षिणी विस्तार हम कहते हैं कि हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब देखिए जो अंडमान निकोबार है उसमें टोटल द्वीपों की संख्या जो है, आइलैंड्स का टोटल नंबर है वो है 572।
उन 572 द्वीपों में जो हैबिटेटेड हैं, यानी जहां पर जननिवास है, जो निर्वासित हैं, उनकी संख्या है 36। ये आपको याद रखना है। इसमें एक स्टार मार्क करके आप एक फैक्ट याद कर लेंगे कि ये जो अंडमान एवं निकोबार है, इसको मरकत द्वीप भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरीके के सीधे सवाल पूछ लेता है कि मरकत द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप को कहा जाता है, तो आप मार्क कर देंगे अंडमान एवं निकोबार। चलिए, अंडमान एवं निकोबार को डिटेल में समझने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अरब सागर में जो द्वीप हैं और उसमें प्रमुख द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, पर लक्षद्वीप के बारे में एक मेन फैक्ट है कि लक्षद्वीप जिस संरचना से बना है उस संरचना का नाम है प्रवाल भित्ति। ये कोरल रीफ से बना है, इसलिए इसको कोरल रीफ आइलैंड भी कहते हैं। कोरल रीफ क्या होते हैं, कोरल रीफ से किसी द्वीप का यानी आइलैंड का निर्माण कैसे होता है, ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी तो आपको जस्ट एक फैक्ट याद रख लेना है कि लक्षद्वीप किससे बना है, प्रवाल से बना है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। जितने यहां पर हैबिटेटेड थे वहां पर टोटल नंबर है, याद रखना है। और यहां निवास जो है वो केवल 11 पर है। आइए अब अंडमान निकोबार को विस्तार से जान लेते हैं, मैप के माध्यम से हम समझेंगे ताकि चीजें जो है लंबे समय तक आपको याद रहें। अगर हम अंडमान निकोबार को मैप पे देखना चाहें तो कुछ इस तरीके की चीजें हमें दिखाई देंगी। यहां से बहुत हद तक सवाल बनता है, और कैसा सवाल बनेगा, कहां पे सवाल बनेगा, उन सब चीजों को हम मैप पे समझते हैं। आइए देखिए, भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके उत्तर में अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि म्यांमार है। इस म्यांमार के द्वीप समूह कोको आइलैंड के और भारत के इस अंडमान निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। याद रखना है आपको, कोको आइलैंड के नाम पर ही यहाँ पे एक चैनल का नाम आया जिसका नाम है कोको चैनल। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ये चैनल क्या है, ये स्ट्रेट क्या होता है। चैनल का मतलब होता है एक जल का नैरो सा पाथ, एक जल का एक पतला सा रास्ता जो दो बड़े जलीय क्षेत्रों को, दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। इसको हम हिंदी में जलसंधि भी कहते हैं। ये नाम थोड़ा सा अच्छा है, जलसंधि जो है वो चीजों को ज्यादा क्लियर करता है। जलसंधि का मतलब है जल को जोड़ने वाला, संधि माने जोड़ना, तो जल को जोड़ने वाला एक पतला सा रास्ता, जिसको हम क्या कह रहे हैं, चैनल कहेंगे, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो देखिए यहां पे इन दो बड़े जलीय भागों को आपस में जोड़ने वाले चैनल का नाम है कोको चैनल। किसके नाम पर रखा गया, कोको आइलैंड के नाम पे। इस कोको चैनल के बाद भारत के अंडमान निकोबार का जो द्वीप शुरू होता है उस द्वीप का नाम है नारकोंडम द्वीप। याद रखना है। अब देखिए यहां से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहां से तीन तरीके के सवाल बन सकते हैं। क्या सवाल बना सकता है कि बताइए भारत और म्यांमार, ये पूरा भारत का हिस्सा है, ऊपर की तरफ हमने बताया कोको आइलैंड और उसके ऊपर म्यांमार है, तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी संरचना है, तो आप बताएंगे कोको चैनल है। ये आपसे पूछ सकता है कोको आइलैंड और नारकोंडम के बीच में कौन है, तो तब भी आप क्या बताएंगे, कोको चैनल है। या आपसे पूछ सकता है कि कोको चैनल जो है वो किन दो स्थलीय भागों को आपस में अलग करता है, एक म्यांमार को और एक अंडमान निकोबार को, या फिर भारत को, या फिर कोको आइलैंड को और नारकोंडम को। जैसा भी सवाल पूछे आप उसका आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। अब देखिए नारकोंडम के बाद में भारत के अंडमान निकोबार का जो द्वीप है उसका नाम है नॉर्दर्न अंडमान। क्या नाम है, नॉर्दर्न अंडमान। इसी उत्तरी अंडमान पर एक चोटी है, एक पीक है जिसका नाम है सैडल पीक, SADDLE, सैडल पीक। इस सैडल पीक को माना जाता है कि जो सैडल पीक है ये हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एवं निकोबार है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन से द्वीप पर है, आप क्या बताएंगे उसको, नॉर्दर्न अंडमान पर है। क्या नाम है चोटी का, सैडल पीक नाम है। चलिए इसके थोड़ा सा दक्षिण में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिडिल अंडमान देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मिडिल अंडमान, जिसको हिंदी में मध्य अंडमान के नाम से जानते हैं। इस मध्य अंडमान के दक्षिण में जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको एक द्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप के बारे में विशेषता यह है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ये कैसा ज्वालामुखी है, ध्यान रखना है आपको, सक्रिय। इससे ऊपर जो हमने आपको बताया कोको चैनल के जस्ट बाद कौन सा द्वीप है, नारकोंडम। और नारकोंडम के बारे में विशेषता यह है कि नारकोंडम भारत का मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी वो होता है
जहां पे फिलहाल जो है वो वोल्केनो यानी वहां पे वोल्केनिक प्रोसेस फिलहाल नहीं है, वहां लावा जो है अब वर्तमान समय में इरप्ट नहीं होता है और ना ही भविष्य में उसके इरप्शन की कोई संभावना है। उसे कहते हैं कि वो एक मृत ज्वालामुखी है। अब यहां तक की चीजों से फिर से हम एक सवाल देखते हैं कि अगर सवाल आया तो किस तरीके का सवाल आ सकता है। देखिए, एक सीधा सवाल तो यहां से बनाया जा सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए, आप उसे बता देंगे कि वो कौन है, बैरन द्वीप है। अगर बैरन द्वीप के बारे में पूछे तो आप बताएंगे बैरन द्वीप जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। दूसरा सवाल यहां से पूछ सकता है कि बताइए भारत में कितने ज्वालामुखी द्वीप हैं। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्वालामुखी द्वीप एकमात्र को मान के चल देते हैं कि वही ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी भले ही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारे पास है उसका नाम बैरन द्वीप है, द्वीप के बारे में पूछे तब नंबर 2 है। अगर सक्रिय के बारे में पूछे तब आप बताएंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी केवल एक है। यहां से ये सवाल बनता है। इसके बाद जब हम बैरन द्वीप के थोड़ा सा दक्षिण में बढ़ते हैं तो यहां पे हमें दक्षिणी अंडमान देखने को मिलता है। कौन सा द्वीप है, दक्षिणी अंडमान। इसी दक्षिणी अंडमान पर अंडमान एवं निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। यह भी अपने आप में एक सवाल है कि बताइए अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो निम्नलिखित में से कौन से द्वीप पर है, तो आप बताएंगे दक्षिणी अंडमान पर है। ये जो दक्षिणी अंडमान है, जब हम इसके दक्षिण में पहुंचते हैं तो हमें दिखाई देता है लिटिल अंडमान, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि वो लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है डंकन चैनल। क्या है चैनल का नाम, डंकन चैनल। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक डंकन चैनल है। अगर आप इसका लैटिट्यूड चेक करें तो लैटिट्यूड भी आप देख सकते हैं कि डंकन चैनल जो है किसके आसपास मिलेगा, 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहां से शुरू होती है कि लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान के जब आप दक्षिण में पहुंचते हैं तो आपको एक द्वीप दिखाई देता है जिसका नाम है कार निकोबार। हिंदी में इंग्लिश में सेम नाम है। तो इसके बाद इसमें हमें कौन सा द्वीप दिखाई देता है, कार निकोबार। तो आप देखेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। और ये आयोग ने कई बार रिपीटेडली सवाल पूछा है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन से डिग्री चैनल है, तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल। सवाल बदल के भी दे सकता है। सवाल में आपसे पूछता है कि बताइए 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से कौन से द्वीपों को आपस में सेपरेट करता है, उसका नाम भी है क्या, 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल वही चैनल है जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसी को हमने 10 डिग्री पर वो चैनल पड़ रहा है, इसीलिए हम उसको क्या नाम दे दिया, 10 डिग्री चैनल कहा। कार निकोबार के बाद में जब हम थोड़ा सा दक्षिण में बढ़ते हैं तो छोटे छोटे से द्वीप हमें दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण द्वीप जो है उसका नाम है लिटिल निकोबार। लिटिल माने लघु, लघु निकोबार यहां पे नाम हो जाएगा। और लघु निकोबार के दक्षिण में आप जब बढ़ेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण द्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। और आपको याद होगा कि जब हमने भारत का दक्षिणतम बिंदु जाना था तब उसका नाम हमने बताया था इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट जिस जगह पर अवस्थित है उसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। जो चीज हमने अभी मैप पर देखी वो चीज मैंने यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में लिखी है, आप जरा उसको देख लेंगे। वही चीजें जो मैंने वहां पे मैप में आपको समझाई हैं वही चीजें यहाँ पे हमने लिख के दे दी हैं ताकि आपको चीजें याद रहें और आप अपने मैप में उसको मार्क कर लें ताकि लंबे समय तक आप चीजों को रिटेन कर पाएं। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स तो यही है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, क्योंकि ये सवाल आयोग ने कई बार पूछा है, इसलिए हमने इसको अलग से एक नोट करके लिख दिया है आपके लिए। डंकन चैनल किसको अलग करता है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। इसके बाद एक फैक्ट है, एक द्वीप का नाम है न्यू मोरे द्वीप। क्या नाम है, न्यू मोरे द्वीप। वो जो द्वीप है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। हमने शुरुआत में जब द्वीप को क्लासिफिकेशन किया तो हमने समझा कि द्वीप जो है दो तरीके के हैं। एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, एक द्वीप है जो अरब सागर में है। तो बंगाल की खाड़ी में हमने अंडमान निकोबार को पूरा डिटेल में समझ लिया। अब इसी बंगाल की खाड़ी में एक और द्वीप है जिसका नाम है न्यू मोरे द्वीप। आपसे सवाल पूछ सकता है, और सवाल इसलिए पूछ सकता है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये द्वीप क्या है, विवादित है। इस पे विवाद चलता रहता है। कई बार इसकी समस्या को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच में बैठकें होती हैं, तो ये सवाल चर्चा में रहता है। यहां से पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है, न्यू मोरे द्वीप किस किस के बीच विवादित है, या फिर पूछ सकता है कि कौन सी खाड़ी या कौन से सागर में वो अवस्थित है, तो आप बताएंगे बे ऑफ बंगाल में है। इसके बाद देखिए, बंगाल की खाड़ी में ही ओडिशा के तट पर दो द्वीप पड़ते हैं। ओडिशा आपको पता है, ओडिशा जो है वो इसी बंगाल की खाड़ी वाले तट पर पड़ेगा। तो इसमें दो द्वीप हैं, ओडिशा के तट पर दो द्वीप हैं। एक द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप।
क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदला गया और मिसाइल मैन के नाम पर उनका नाम रख दिया गया अब्दुल कलाम द्वीप। ये फैक्ट काफी पुराना है बट यहां से सवाल बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा द्वीप जो उड़ीसा के तट पर है उसका नाम है चांदीपुर द्वीप। क्या नाम है? चांदीपुर द्वीप। इन दोनों द्वीपों की विशेषता यह है कि इन दोनों द्वीपों से भारत अपनी क्या करता है? मिसाइलों का परीक्षण करता है। नेक्स्ट देखिए बंगाल की खाड़ी में और कौन सा द्वीप है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आपको एक झील देखने को मिलेगी, एक लेक देखने को मिलेगी जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। इस श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या विशेषता है कि यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बनाया गया है और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ये इसरो का एक लॉन्चिंग पैड है, यानी यहां से इसरो अपने स्पेस मिशन को क्या करता है? लॉन्च करता है। नाम याद रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां पर है? पुलिकट लेक। और पुलिकट लेक कहां पर है? नाम है बे ऑफ बंगाल, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कई बार विवाद में रहता है और इसी पंबन द्वीप पर कौन अवस्थित है? रामेश्वरम अवस्थित है। कौन है? रामेश्वरम अवस्थित है। अब इसके बाद हमारे पास जो महत्वपूर्ण चैनल हैं या जलसंधि हैं जरा उनको एक नजर में हम देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल आपसे पूछा जा सकता है। 8 डिग्री चैनल जो है किस किस के बीच में है? तो आप बता देंगे मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। आप इसको जाके मैप पे मार्क कर लेंगे किस किस के बीच में बताया 8 डिग्री चैनल को? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। इसी तरीके से ग्रेट चैनल या जिसको महान चैनल के नाम से जानते हैं वो किस किस के बीच में है? सुमात्रा और निकोबार के बीच में। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का एक द्वीप है और निकोबार जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। इनके बीच में कौन सा चैनल है? नाम याद रखेंगे, ग्रेट चैनल है। इसके बाद है पाक जल संधि यानी पाक स्टेट, वो किस किस के बीच में है? पाक को जब हम लिखते हैं इंग्लिश में तो इसमें एल जो है वो साइलेंट रहता है तो इसको पाल्क नहीं पाक कहेंगे। पाक जल संधि किस किस के बीच में है? वो है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऐसे ही एक संरचना है जिसको कहते हैं माहिम क्रीक या महिम क्रीक, एक पतली सी निवेशिका है। कहां पर है? मुंबई में है। इसी प्रकार नेक्स्ट फैक्ट है कच्छ की खाड़ी जो है वो आपको पश्चिमी गुजरात में देखने को मिलेगी। खंबात की खाड़ी आपको पूर्वी गुजरात। नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है यानी नर्मदा और ताप्ती वहां पे निकास होता है उनका। इसके बाद है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपको जो है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य देखने को मिलेगी। कोको स्टेट अभी आपने देख लिया, कोको द्वीप जो म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान यानी वहीं पे नारकोंडम है उनके बीच में हमने अभी देखा कोको स्टेट है। डंगन चैनल हमने समझ लिया और 10 डिग्री चैनल हमने 2 बार ही देख लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। यहां तक की चीजें अब आपसे एक निवेदन है कि आप हमें बताइए कि हमारे जो इनिशिएटिव है, हमारी जो वीडियोस हैं उससे आपको कितना लाभ होता है और ये भी हमें सुझाव दीजिए कि हम अपनी वीडियोस में किस तरीके के सुधार कर सकते हैं और आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके सजेशन के बाद एक नई वीडियो।